हेलो, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम फिर से अपना मई का करंट अफेयर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने 3 पार्ट्स जो हैं वो पहले ही अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। तो आज हम मई करंट अफेयर का पार्ट 4 करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री है जिसे ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। जो 77th केन फिल्म फेस्टिवल हुआ ना 2024 में, तो वो कौन सी कंट्री है जिसको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है ना वो सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो फर्स्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन है, तो वो है पाल्मे डोर। पाल्मे डोर जो है वो फर्स्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो किस कंट्री को मिला, 77 केन फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसे मिला। इंडिया ने जीता ये अवार्ड। तो इंडिया में किसे मिला, तो पायल कपाड़िया जो हैं, जो कि एक इंडियन फिल्म मेकर है। तो पायल कपाड़िया जो है वो फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर बन गई है इस अवार्ड को जीत के। तो पायल कपाड़िया को ये अवार्ड क्यों मिला, ठीक है। तो पायल कपाड़िया को उसकी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये पायल कपाड़िया की मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इस मूवी के लिए जो है उन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला, ठीक है। ये जो फिल्म है उनकी, ये फिल्म है, ये 2 नर्सिस के बारे में है, ठीक है। और इस फिल्म के लिए उन्हें जो है अब पाल्मे डोर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया है। तो पाल्मे डोर अवार्ड मैंने पहले बता दिया, ये फर्स्ट मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो पाल्मे डोर है और सेकंड प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है तो वो है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ठीक है। तो जो कैन फिल्म फेस्टिवल आपको पता है फ्रांस में होता है ना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉज द अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म एट द 77 केन फिल्म फेस्टिवल इन 2024। तो जो 2024 का केन फिल्म फेस्टिवल है ना, 77 केन फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए किस फिल्म को अवार्ड मिला, ठीक है। तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है वो सनफ्लावर है। तो सनफ्लावर जो है ये 15 मिनट की एक कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जिसे किसने डायरेक्ट किया है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चिदानंद नायक। तो इन्हें जो है बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए 77 केन फिल्म फेस्टिवल 2024 में इन्हें जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला है इस फिल्म को। और फर्स्ट प्राइज़ का अमाउंट कितना है, 13.5 लाख, ओके। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारी FITI है, इसको बोलते हैं FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है। तो हमारी इंडिया में ना कितने 1000 फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है हमारी इंडिया में, सॉरी 1000 नहीं, 555 स्कूल हैं, फिल्म स्कूल, जिसे फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बोलते हैं इंडिया के। तो जो 2263 एंट्रीज़ हुई थी, लेकिन इन 2263 एंट्री में से जो है वो सनफ्लावर फिल्म जो है वो सिलेक्ट हुई चिदानंद नायक की, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले ना आपको रेमिटेंस का मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, मान लो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि आपके फादर जो हैं वो फॉरेनर में, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या US है ना। तो आपके फादर जो है वो वहाँ पे काम करते हैं और वो जो है वहाँ से आपको पैसे भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं दूसरी कंट्री से इंडिया में, मतलब आपकी अपनी फैमिली को, है ना, कि आपके फादर जो हैं वो आपको गिफ्ट भेज रहे हैं, पैसे भेजते हैं ना। तो इसे बोलते हैं रेमिटेंस। तो आपको पता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया जो है इसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। इंडिया ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ये मतलब जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 111 अरब डॉलर, देखो बेटा, जो इंडिया जो है ये इसने रिकॉर्ड सेट किया है रेमिटेंस को रिसीव करने में।
ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे 111 अरब डॉलर से ज़्यादा धनराशि मिली। ठीक है, इसके साथ ही वो 100 अरब डॉलर तक पहुंचने और उस आंकड़े को पार करने वाला भी पहला देश बन गया है। और ये जो है यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इंडिया ने रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इंडिया जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है। इंडिया को जो है वो 111 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंस मिली है और ये जो है 100 अरब डॉलर को पार करने वाला जो है वो पहला देश बन गया है। ठीक है, अब आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिवील इन इट्स वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। तो ये जो है जो IOM जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये एक एजेंसी है IOM, इन्होंने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में ये दर्ज कराया है। ठीक है, तो बेटा याद रखना। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं। भारत पहला देश बन गया है रेमिटेंस को रिसीव करने वाला। सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड नंबर पे चाइना है, आगे फोर्थ नंबर पे फिलीपींस है और 5वें नंबर पे फ्रांस है। ओके, तो आगे है कि अगला क्वेश्चन है इंडिया सरपासिस जापान एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। ठीक है, तो इंडिया जो है ना, इंडिया ने जो है वो जापान को पीछे छोड़ के, जापान को रिप्लेस करके, पहले जापान जो है वो मतलब वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर था, पहले जापान था। ठीक है ना, अगर 2015 में माने तो इंडिया जो है वो 9th नंबर पे था सोलर पावर जनरेटर में। लेकिन अब इंडिया ने जापान को रिप्लेस करके जो है वो जापान की जगह ऐड हो गया और वो जो है विश्व का तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर कंट्री बन गया है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर है चाइना, सेकंड नंबर पर है USA, थर्ड नंबर पर है इंडिया। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ के जो है वो इंडिया थर्ड कंट्री बन गया है। फोर्थ नंबर पे जापान, पहले नंबर पे चाइना, फिर USA, फिर इंडिया, फिर जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी रैंक्ड बेस्ट सिटी इन इंडिया ऑन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो है वो कौन सी सिटी जो है जिसे बेस्ट सिटी का रैंक मिला। अब ये क्या है, ये जो मैंने बताया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स है। ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स है ये दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों की रैंकिंग देता है कि दुनिया के जैसे 1000 शहर लेने हैं बड़े बड़े और फिर उनको रैंकिंग देता है ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स। अच्छा, तो ये जो है ये मतलब उन शहरों की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, उनकी वीकनेस को असेस करता है। अब ये असेस जो है मतलब 5 चीज़ें देखी जाती हैं कि उस शहर की इकोनॉमी कैसी है, उस शहर की ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल कैसी, ह्यूमन कैपिटल होता है कि जैसे नॉलेज, स्किल, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, गुड हेल्थ, अगर ये सब चीज़ें उस शहर में पाई जाएंगी तो वो जो है उसकी रैंकिंग उतनी हाई होगी। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस होता है एनी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड रन। ठीक है, उसको बोलते हैं कि कैसे वो कंट्रोल है, कैसे रन कर रही है। तो हमने ज़्यादा उस पर नहीं पढ़ना है, थोड़ा मैंने आपको कि आप लिंक कर पाओ चीज़ों को कि इसका मीन क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स में 1000 बड़े शहर पहले सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनमें से जो है वो रैंकिंग दी जाती है। तो हमारा जो न्यू दिल्ली है ना उसकी रैंकिंग जो है वो 350 है। 1000 बड़े शहरों में न्यू दिल्ली की रैंकिंग जो है वो 350 है। बेंगलुरु की 411 है, मुंबई की 427 है और हमारे न्यू दिल्ली की क्या है रैंकिंग है, हमारी कैपिटल की 350 रैंकिंग है। ठीक है, अब
आगे है तो फर्स्ट रैंक जो है वो न्यूयॉर्क सिटी का है, तो मतलब कि ये सबसे डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक, यहाँ की ह्यूमन कैपिटल, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, गुड हेल्थ, मतलब ये सारी सारी कंडीशन को फॉलो करता है। वहाँ की लाइफ क्वालिटी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, सब कुछ नंबर 1 है। तो इसलिए जो है न्यूयॉर्क सिटी को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स ने जो है वो फर्स्ट रैंक दिया है, ठीक है। अब अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? तो भारत का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है, अब ये क्या है? इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये एक पीएसयू नवरत्न कंपनी है। मैंने बताया था ना नवरत्ना कंपनी के बारे में, मैंने पहले, अगर जिसने पहले की वीडियो सुनी होंगी तो उनको क्लियर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कंपनी होती है नवरत्ना कंपनी, और नवरत्ना कंपनी को बनने के लिए जो है इन्हें डिफरेंट कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में। तो अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखो, तभी अब आप टर्म्स को समझ पाओगे जो अभी यूज़ हो रही हैं। तो भारत का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सतलुज जल विद्युत निगम एक पीएसयू नवरत्ना कंपनी है। तो इसने जो है 24 अप्रैल 2024 को ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में, शिमला में ये, ठीक है। और किस स्टेशन पर? हिमाचल प्रदेश झाकड़ी में एक पावर स्टेशन है जिसका नाम है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। और ये नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट 1500 MW का है, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 24 अप्रैल 2024 को इनॉग्रेट किया गया। 1500 मेगावाट पावर नाथपा झाकड़ी हाइड्रो थर्मल पावर स्टेशन में, ये हिमाचल के झाकड़ी वाले, शिमला झाकड़ी वाले एरिया में है। अब इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का? तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है ग्रीन और ग्रीन एंड ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये एक क्लीन फ्यूल है, ये एक रीन्यूएबल फ्यूल है, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म है। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जैसे सोलर एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी में आती है, जो वाटर हाइड्रोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक स्वच्छ ईंधन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। तो जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है, ये जो है हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी। तो अब ये जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, इनकी जो हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग, ये क्या करती है? हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी, ये ना मेटल के सरफेस में कोटिंग करती है ताकि मेटल को, किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाया जा सके, ठीक है ना। तो इसकी कोटिंग के लिए जो है वो कंब्यूशन फ्यूल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। इस पावर स्टेशन का ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्यों ही नहीं चाहिए? क्योंकि ये जो कोटिंग होती है ना, हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग होती है, इसमें ना हाइड्रोजन का भी यूज़ होता है। तो मतलब ये पावर स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्लीन फ्यूल है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसके लिए, ठीक है। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो थर्मल पावर स्टेशन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये प्रोजेक्ट जो है किसके कोलैब से बन रहा है?
तो सतलुज जल विद्युत निगम जो कि एक PSU नवरत्ना कंपनी है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो इन दोनों कंपनीज़ की कोलैबोरेशन से ही एक ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है, तो सतलुज जल विद्युत निगम जो है ये इन्वॉल्व इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब अब ज़्यादा नहीं मैं डीप में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा ये है कि याद रखने के लिए अगर हमें चीज़ें समझ आएंगी तभी वो हमारी परमानेंट मेमोरी में फ़िक्स हो सकते हैं। तो थोड़ा कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको इसका मीन अच्छे से समझा सकूं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम का 1.3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो सतलुज जल विद्युत निगम का पावर प्लांट है 1.3 मेगावाट पावर का सोलर पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? ये है शिमला के बादल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक है? तो 180 नेशन में से इंडिया का रैंक है 159 रैंक है। और ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया गया कि इंडिया का 159 रैंक है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, तो उसने ये पब्लिश किया है। नेक्स्ट है 7th एडिशन ऑफ इंडिया US काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश वाज हेल्ड इन कोलकाता इन मई 2024। तो जो मई 2024 में जो इंडिया US काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश, तो तरकश ऑपरेशन तरकश जो है ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया US काउंटर, ये एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है इंडिया एंड US के बीच में। और इसका 7 एडिशन जो है ये कहाँ पे हुआ? तो इसका 7 एडिशन जो है वो मई मंथ में हुआ, अभी मई मंथ में हुआ जो कि बीत गया है, कोलकाता में हुआ 7th एडिशन। तो ये ऑपरेशन तरकश क्या है? ठीक है, ये जो है ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और USA स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। तो ये इंडिया और USA की फोर्स जो है उसके बीच की ये एंटी टेररिज्म जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है, ठीक है। अब टेररिज्म से क्लियर हो रहा है कुछ, तो इस एक्सरसाइज का एम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का एम है कि इंडिया और USA जो कि 2 कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो आपसी सहयोग है उसको इम्प्रूव करना, उनकी इंटरऑपरेबिलिटी, दोनों फोर्सेस की इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना। इंटरऑपरेबिलिटी होती है कि दोनों फोर्सेस जो है वो इकट्ठे काम करें, इफ़ेक्टिवली काम करें, ठीक है ना, और एफिशिएंट वे से काम करें। तो इसके लिए मतलब ऑपरेशन तरकश जो है ताकि वो जो है वो जो अर्बन हमारे शहर में जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो लड़ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा डेवलप आ लूनार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्लोट। अब नासा ने एक लूनार होता है मून में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट क्या चीज़ है? आप ना सिंपल वर्डिंग में इतना समझ लो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ही नासा ने एक लूनार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया है, फ्लोट, याद रहेगा, ठीक है। अब फ्लोट क्या हेल्प है इसकी, है ना? फ्लोट मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ को मतलब लॉन्ग डिस्टेंस करना है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉट है वो फ्लोट की हेल्प ले सकते हैं ताकि वो अपनी आइटम्स, अपने मटेरियल्स जो हैवी मटेरियल है, हैवी आइटम्स हैं उनको ईज़िली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है ना। तो याद रखना ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है फ्लोट, जो कि नासा ने एक लूनार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्लोट को डेवलप किया है। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ईज़िली कवर कर सकें एस्ट्रोनॉट जो है वो अपनी हैवी आइटम्स मटेरियल को ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकें।
तो नासा नासा प्लान टू लॉन्च अ लूनार, नासा का क्या प्लान है कि लॉन्च करे लूनार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसको फ्लॉट बोलते हैं। फ्लॉट की फुल फॉर्म क्या है? एफ फॉर फ्लेक्सिबल, एल फॉर लेविएशन, ओ फॉर ऑन ए ट्रैक, ठीक है, रेलवे, ठीक है। तो मतलब इस प्लॉट में ना एक मैग्नेट रॉबर्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया। याद रखना ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो एस्ट्रोनॉट की हेल्प करता है ताकि वो जो है वो ईज़िली जो है ट्रांसपोर्ट कर सके अपने आइटम्स, अपने मटेरियल को, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है। नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, ये फ्लोट सिस्टम जो उसी का पार्ट है। और इनका एम क्या है? विच एम्स टू रिटर्न एस्ट्रोनॉट टू मून फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1972। अब 1972 के बाद, मतलब इनका एम है 1972 के बाद जो एस्ट्रोनॉट को जो है मून में पहली बार मून में भेजना, ठीक है ना, समझ गए ना। अब आगे है अगला क्वेश्चन है, स्पेन ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो स्पेन जो है ना, स्पेन जो है उसने क्या किया है, उसने जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, वो जो है स्पेन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्पेन की ना न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई, ठीक है, न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई और स्पेन ने जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस मीटिंग के दौरान जो है वो मतलब रेटिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट दे दिया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होगा एज आ 99th मेंबर, ठीक है। तो ये उसने मई 2024 में स्पेन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक ट्रीटी साइन की है। मतलब ये मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में हुई। तो उसने मतलब स्पेन ने अपनी सहमति जताई है कि अब वो जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एज आ 99th मेंबर जो है वो शामिल हुआ, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से, ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई कमी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। आई होप ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली है करंट अफेयर वीडियोस, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भरपूर प्यार दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।